गौतम अडानी के पोर्ट में इस देश की सबसे बड़ी खेप वहां पकड़ी गई है कि नहीं? किसी मीडिया ने उठाई है खबर कि ये किसान आंदोलन नहीं है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान प्रायोजित है? ये एक्टिंग कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है। मैंने तो इसको नाम दे रखा है नाग, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। साधु का चोला पहना और बिजनेस को प्रमोट कर दिया, बात खत्म हो गई उनकी। देखिए वो इतना बड़ा आदमी नहीं, इतना बड़ा आदमी नहीं कि उसकी बार बार चर्चा की जाए, क्योंकि प्रतीकात्मक वो उस पद पे बैठा है। मैं तो उसको गुजरात से जानता हूँ। उसको अगर मुझे 10 में से नंबर दे, लीडरशिप का नंबर देने दिया जाए लीडरशिप का, तो मैं उनको 0 अंक दूंगा। 2002 में उन्होंने क्या किया? बेगुनाह लोगों को, ATS का हेड था, DG बंजारा जेल में सड़ता रहा। इसके कहने पर कितने लोगों को मौत की नींद सुलाया उसने अपने पिस्टल से। DG बंजारा, रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। प्रदीप शर्मा जो इसका केस जानता था जेल में सड़ रहा है। संजीव भट्ट जेल में सड़ रहा है। 88 बेच के IPS कमांडेंट बन के खड़े हैं गुजरात में। गुजरात का मॉडल है, एक मुक्तानंद गिरी है, 268 स्कूल दे दिया उसको MOU करके कि साहब हमसे स्कूल नहीं चल रहा है। जहाँ से राष्ट्र का निर्माण होता है वो तुम साधु संतों को दे रहे हो और तुम शराब की दुकानें चला रहे हो। गुजरात में सबसे महंगा नशा है, नशाबंदी है ना। कौन सा नशा चाहिए आपको? बोलो। अभी मुंद्रा पोर्ट में क्या हुआ? गौतम अडानी के पोर्ट में इस देश की सबसे बड़ी खेप वहां पकड़ी गई है कि नहीं? किसी मीडिया ने उठाई है खबर? एक इंसान को एक बार ड्रग्स की अगर आप एक पाउच पिला दो, वो अपने माँ बाप को बेच देगा, अपने माँ बाप को बेच देगा वो। मैं तो कहता हूं, मेरा आश्रम पता क्यों गिरा? एक दिन मैंने बोल दिया कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा के क्षेत्र में, उसके विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन में 50 रुपए में लड्डू बापले की स्वाद भरी थाली, 50 रुपए में स्मैक की पुड़िया, 6 घंटे स्वर्गलोक से आनंद, और 50 रुपए में हर बार नई लड़की से शारीरिक संसर्ग। यह है चरित्र देश का। अब तालियां बजा रहे हैं। ये ताली बजाने की बात है क्या? ये लानत की बात है साहब। अगर मैं ये कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो देश की जनता तालियां बजाती है। अरे लानत है तुम पे, तुम्हारी सोच पर। ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। इंसानियत की जरूरत है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनने से देश का निर्माण नहीं होगा, इंसान बनने से देश का निर्माण होगा। और ये भारत पूरी दुनिया की लीडरशिप करेगा, विश्व गुरु बनेगा, ये बात निश्चित है। ये सब समय के प्रवाह में बह जाएंगे। ये गलतियों को चरम पे ले जा रहे हैं। इनको इसलिए याद नहीं किया जाएगा कि इन्होंने कोई महान काम किया था, इसलिए याद किया जाएगा कि इन्होंने बुराइयों को चरम पे पहुंचाया था और वहीं से नई सुबह की शुरुआत हुई थी, इसलिए याद किया जाएगा इनको। ये इतिहास के पन्नों में काले शब्दों में दर्ज किए जाएंगे। लिख लीजिए आप, जो देश की आत्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं, किसान से। किसान कौन है? भारत की आत्मा। भारत की आत्मा कहाँ रहती? गाँव में। और मेरे देश का किसान इससे ज़्यादा पवित्रता से कोई चीज़ पैदा करता है? बताइए आप। हर चीज़ की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। कब तक चलेगा ये? किसानों को कई तरीके के नामों से अभी तो बंदर तक बोल दिए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये किसी भी तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को फेल करना चाहते हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान प्रायोजित है। ये एक्टिंग कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है। मैंने तो इसको नाम दे रखा है नाग, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। आप मानो ना मानो, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। तीनों के अलावा कौन है सिस्टम में? एक दो पुराने नेता पता है, राजनाथ और वो अपना नितिन गडकरी। अरे वो बोलता बेचारा नितिन, पर उसको साइड लाइन कर देते हैं ना। और राजनाथ तो दब गया पूरी तरह से। अब कौन बोलेगा इनके खिलाफ? छोटे भाई के लिए क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो भाई, आप हमारे छोटे भाई हो, आप गोरक्षनाथ संप्रदाय को हम जूना अखाड़े के, इस नाते हमारा धर्म बनता है कि आपका जो चल रहा है ये अच्छा नहीं है। आप ये जो गाजीपुर में आपने ये बाउंड्रीज बना रखी है और किले गड़वा रखे हैं, ये नहीं। आप मुख्यमंत्री रहे न रहे, आप जीते हारे, लेकिन आप पहले साधु हैं, और साधु का धर्म है समाज को पवित्रता की ओर ले जाए। बात की जाए तो अब क्या लगता है आपको, इंडिया में लोकतंत्र है अभी? देखिए, विकृतियां जब चरम पे होती है तो सुधार आता है। अब ये चरम पे ले जाएंगे। लोकतंत्र की तो बुनियाद पे ही तो सब कुछ है, अंत में आपके वोट से ही तो सब कुछ होता है। अरे ठीक है, ये अंदर ही खाने कुछ भी करें, ऑनलाइन तो यही दिखता है ना कि हमने वोट किया और इनकी सरकार बनाई। ऑफलाइन ये चाहे EVM को हैक करें, चाहे सिस्टम को करप्ट करें, सोने चांदी बिछिया में, दारू में, मुर्गे में वोट खरीदें, वो सब है। लेकिन तो वो जो ममता दीदी है ना, वो कहाँ से आई है? आंदोलन से प्रकट हुई है। वो हर घटना को व्यक्तिगत रूप से जानती है कि सिस्टम कैसे चल रहा है, हर मोर्चे पे लड़ी वो। अगर इतने सब जागरूक हो जाएं तो इनका वोट बैंक कितना है? लास्ट 2019 में जब क्लाइमैक्स पे थे 39% वोट मिले इनको, 61% लोगों ने खिलाफ वोट किया है। आप भूल रहे हो?
वोट कितने मिले इनको? 39%। सीटें कितनी आई? 303। उसी पे तो ये अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं। 2019 में नरेंद्र भाई ने क्या कहा? मुझे वोट दो, आप मेरे एमपी मत देखो, मुझे देखो। इस भावुकता का परिणाम देख रहे हो आप? जनतंत्र की चूल्हे हिल गई है और अब इस सिस्टम पे वापस जाने में लोगों को पसीने आ जाएंगे। क्या लगता है? सारे सिस्टम पे कब्जा कर लिया उसने, जुडिशरी उसके कब्जे में, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उनके कब्जे में और सामाजिक व्यवस्था उनके कब्जे में। बदलाव कैसे करोगे? हर एक चीज पे आज आप कोई भी चीज उठा के ले लीजिए, कारपोरेट पे हर एक चीज पे मोदी जी का फोटो लगा है। हाँ, तो अभी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के रमन्ना साहब ने बोल दिया ना कि सिस्टम से हटाइए। कितनी हिम्मत की जरूरत है ये सब कहने के लिए भी। कॉलेज में उन्हीं के लोग घुसे हुए। कोविड की वैक्सीन जो फ्री है उस पे भी लगा है। हाँ, उनका तो बस चले ना। आप देखिए शौचालय पे भी उनका फोटो, एयरपोर्ट पे जाओ उनका फोटो, वो उनका फोटो हर जगह। देखिए विकास कर रहे हैं, उसका कारण समझिए आप, उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको उच्चहीनता की बीमारी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ मानसिक रूप से बीमार है। ठीक है, जनता ने उनके भाषणबाजी की कला से प्रभावित होकर के उनको वोट किया, लेकिन उनकी पूरी कार्यप्रणाली देखो आप, पूरी कार्यप्रणाली, तो आपको साफ लग जाएगा ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला व्यक्ति है। लीडरशिप इसे नहीं कहते हैं। लीडरशिप में तो सबको बदल के आगे आने का मौका दिया जाता है। चलो, अगर मेरी बात झूठ हो जाएगी, अगर मेरी बात झूठ हो जाएगी, हमने साधु का चोला पहन रखा है, ऐसा करे नरेंद्र भाई, 2024 में चुनाव आएगा, सिर्फ 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए हमारे दिल के करीब नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना लें। सारी जनता देखेगी 1 साल के अंदर वो कर देगा जो 6.5 सालों में ये महान शय नहीं कर पाया। तो लीडरशिप तो है ना, नए लोगों को मौका दे रहे हैं आने का। तो नए लोग बिना तजुर्बे के आएंगे तो क्या होगा? उनको फिर वही बात है, तो ये प्रशिक्षण में समय बीत जाएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इससे और एडवांस बात कर रहा हूँ कि सबको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 10 साल तक कठोर आत्मानुशासन की भट्टी में तपाओ, फिर इनको पब्लिक में लेके जाओ कि आप देश से प्यार करोगे, किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से कम्युनिकेशन करोगे, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करोगे। लेकिन यूपी की तस्वीर अगर देखी जाए तो आपके जो छोटे भाई हैं वो रिपीट आ रहे हैं क्या? भाई देखिए, सारे भगवान आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इतनी जागरूक जनता है वहाँ की। बताओ आप, सारे भगवान किधर आते हैं? स्वामी जी, अगर बाबा राम सारी फिल्में मुंबई में क्यों बनती है? बताइए, फिल्में मुंबई में क्यों बनती है? रॉ मटेरियल अवेलेबल है। एक फोन करो, सुभाष घई कहेगा 50,000 आदमी मेरे को बोरीबंदी चाहिए, बोरीवली में चाहिए। उन्होंने कहा ओके सर, 1 घंटे में 50,000 आदमी पहुंच जाएगा। यहाँ दिल्ली में आप 50 आदमी इकट्ठे करो, नहीं आएंगे? तो रॉ मटेरियल नहीं है ना, यहाँ पब्लिक ज़्यादा है लेकिन वो सिस्टम डेवलप नहीं है ना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सारे भगवान क्यों आते हैं? सोचिए, उत्तर प्रदेश के लोगों में कितनी शक्ति है, सारे भगवान वहीं प्रकट कर देते हैं। बताओ आप, सारे भगवानों को उत्तर प्रदेश की भूमि पसंद आती है, बाकी कहीं नहीं जाते। इतने बड़े देश में उत्तर प्रदेश ही आते। माहौल, रॉ मटेरियल, वो इतनी पावर से अपनी बात कहते, लगता है कि वाकई हाँ यहीं आए होंगे भगवान, और कहीं नहीं जा सकते। ये सारा दिमाग का गेम है। इस दिमाग को जितना पावरफुल बनाओगे, सुंदर पिच्चाई बनोगे, 5 करोड़ रुपए रोज कमाओगे। इसको पावरफुल बनाने की बात है, ये ट्रेनिंग से आता है। बाबा रामदेव की बात की जाए, वो पहले हमेशा आंदोलन करते थे, लेकिन आज तक कहीं नजर नहीं आ रहा। उनका काम बन गया ना, उनका जो लक्ष्य था उसको पा गए, अब क्यों आंदोलन करेंगे? बात समझने की है ना। देखिए, साधु का चोला और बिजनेस का आइडिया था उनके दिमाग में, वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गए। साधु का चोला पहना और बिजनेस को प्रमोट कर दिया, बात खत्म हो गई उनकी। रोजगार भी तो दिया है इतने लोगों को। वो कैसे? पतंजलि ने अच्छा एक बात बताइए, अंग्रेज क्या करते थे? वो भी तो यही कहते थे हमारे अंडर में काम करो। तो फिर अंग्रेजों पर हमें क्या अंतर है? फिर सत्ता विकेंद्रीकरण की बात हम क्यों करने आए? फिर गांधी को, शास्त्री को कोई और करने आए? सत्ता विकेंद्रीकरण की बात कौन करते थे? महात्मा गांधी की लीडरशिप पैदा करो देश के अंदर, जो नेता है उनको पीछे रहना चाहिए, पब्लिक को आगे करो। बाबा रामदेव ने इतना डेवलप किया कि इंटरनेशनल लेवल अब बार बार एक बार नाम ले लिया ना, अब ऐसे आदमी का नाम लेकर के मेरे मुख से कहलवा के उनको बड़ा बनाना चाहती है। मेरे से बहुत छोटा है, भाग्य में बड़ा होगा, उम्र में मेरे से बहुत छोटा है, मेरे से बहुत बाद में फील्ड में आया वो। इसलिए कहा जा रहा है कि पहले तो आंदोलन करते थे, 1 रुपए पेट्रोल में महंगाई हो जाती, पूरा सर पहाड़ सर को उठा लेते थे। अब कुछ नहीं बोल रहे ना भाई, उनको सब कुछ मिल गया ना। अभी इंदौर में क्या हुआ? रुचि कंपनी को उसी बैंक ने एनपीए किया, उसी बैंक से इनको लोन मिल गया, इनके जेब में माल भी आ गया और कंपनी भी आ गई। अरे ये सारा गेम आप समझो, ये एनपीए क्यों कराए जा रहे हैं, इसके पीछे के गेम को जब तक अच्छे अर्थशास्त्रियों से पूछो आपको समझ में आएगा देश कहाँ जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत पास में आ गए हैं, तो क्या कहेंगे अपने छोटे भाई के लिए? अरे भाई, कोई जीतो कोई हारो, हमारा सबको आशीर्वाद है। हमारी किसी से लड़ाई है क्या? हमारी लड़ाई, हमारी अपनी कोई विचारधारा नहीं, हम तो जल की तरह हैं, सबको आशीर्वाद देंगे। लेकिन जो सत्य की राह पे चलेगा उसी को हमारा नैतिक समर्थन है, फिर वो चाहे कोई हो। जो गलत रास्ते पे चलेगा हम उसका विरोध डट के करेंगे, जीवन के अंतिम श्वास तक करेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।